नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बीआरएस समेत कई पार्टियों ने चुनावी रैली भी शुरू कर दी और चुनाव का जो रिश्ता है वो नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव परिणामों से होता है। वही मतदाता मान करके चलते हैं कि चुनाव में उनकी अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश के नागरिक इस बात को लेकर के बड़े जागरूक हैं कि यदि चुनाव के दिन वो वोट डालने के लिए नहीं गए तो ना कोई चुनाव होगा और ना ही लोकतंत्र रहेगा। वोट डालने के अपने अधिकार के बारे में भारतीयों की समझ जटिल है। वोटर इसे एक नागरिक के नाते अपने अधिकार और कर्तव्य के रूप में देखते हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है। इनमें 96 करोड़ 80 लाख लोग इस बार होने जा रहे हैं चुनाव में वोटर। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या में 69% है और कई राज्यों में आबादी के हिसाब से मतदाताओं का जो हिस्सा है वो काफ़ी कम है। मतदाताओं की संख्या में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर साफ नजर आता है। हम आपको भारत के चारों कोने यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में मतदाताओं के वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस अंतर की बड़ी वजह क्या है। तो चलिए शुरुआत उत्तर के राज्यों से करते हैं। आपको सबसे पहले आंकड़ा उत्तर प्रदेश का दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कहता है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कैसा है वोटर और आबादी का अनुपात, ये आप समझे। उत्तर प्रदेश में जो आबादी है वो है 23.8 करोड़ और वोटर्स का जो हिस्सा है वो है 15.3 करोड़ और वोटिंग परसेंटेज है 64.4। इसी के साथ बिहार में 13 करोड़ आबादी, 7.7 करोड़ वोटर्स का हिस्सा और वोटिंग परसेंटेज है 59.6%। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है, 90 लाख वोटर जो हैं वहाँ पर हैं, 64% वोटिंग हिस्सा है। हरियाणा 3.1 करोड़ वोटरों का हिस्सा, 1.5 करोड़, वोटिंग परसेंटेज है 64.9%। दिल्ली में है तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख लोग, इसके साथ ही वोटरों का हिस्सा है 1.5 करोड़ और 67.7% है वोटिंग। पंजाब में 3.1 करोड़ वोटरों का हिस्सा, 2.1 करोड़ और 69% है वोटिंग। उत्तराखंड में 1.2 करोड़ वोटरों का हिस्सा है, तकरीबन 80 लाख, वोटिंग परसेंटेज है 70.9%। हिमाचल में वही 80 लाख आबादी, वोटरों का हिस्सा 60 लाख और वोटिंग परसेंटेज जो है वो है 74.9%। तो ये पूरा अनुपात है, लेकिन आखिर इस अंतर की बड़ी वजह क्या है आपको ये भी बताते हैं। दरअसल भारत की जो जनसंख्या है वो है 29 साल की उम्र में के आसपास लोगों की ज़्यादा है, लेकिन राज्यों के स्तर पर मीडियन एज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तर भारत के अधिकार राज्यों में आबादी अधिक है और इसमें 21 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या कम है। तो वोटिंग परसेंटेज कैसे है आबादी के हिसाब से, एक बार आपको फिर से समझाते हैं, फिर इसके अंतर की वजह आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये जो आबादी है वो 23.8 करोड़, वोटरों का जो हिस्सा है 15.3 करोड़ है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो 64.4% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात कर लेते हैं, जिसमें आबादी है तकरीबन 13 करोड़, वोटरों का जो हिस्सा है वो 7.7 करोड़ है और वोटिंग परसेंटेज है 59.6%। जम्मू कश्मीर में 1.4 करोड़ आबादी, 90 लाख वोटर्स है वहाँ पर और साथ ही 64% वोटिंग वहाँ होती है। हरियाणा में 3.1 करोड़ आबादी है, वोटरों का हिस्सा है 1.5 करोड़ और इसके साथ ही तकरीबन 64.9% जो है वोटिंग का प्रतिशत है। दिल्ली में 2.2 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ वोटरों का हिस्सा है और इसके साथ ही 67.7% वोटिंग परसेंटेज है। पंजाब में वही 3.1 करोड़ की आबादी है, 2.1 करोड़ वोटरों का हिस्सा है और इसके साथ ही 69% जो है वोटिंग होती है वहां पर। उत्तराखंड में 1.2 करोड़ लोगों की आबादी, 80 लाख वोटरों का हिस्सा और इसके साथ ही 70.9% वोटिंग होती है। और हिमाचल में 80 लाख लोग हैं, वोटरों का जो हिस्सा है वो है 60 लाख का और इसके साथ ही 74.9% वोटिंग हिमाचल में होती रही है। तो ये पूरा आंकड़ा है कि आखिर कैसे उत्तर में वोटिंग परसेंटेज होते हैं। अब इसके साथ ही अगर राजस्थान की हम बात कर लें
तो राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज कैसे है ये आपको दिखाते हैं। आबादी है 8.2 करोड़, वोटरों का जो हिस्सा है वो 5.3 करोड़ है और इसके साथ ही वोटिंग परसेंट है 65%। वहीं गुजरात में 7.2 करोड़ की आबादी, 4.9 करोड़ वोटर्स का हिस्सा है और इसके साथ ही 68.4% वोटिंग होती है। महाराष्ट्र में 12.7 करोड़ लोग, वोटरों का हिस्सा 9.1, वोटिंग परसेंटेज 71.7%। ये हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो पश्चिम में वोटर और जो आबादी है उसमें ये डिफरेंस कैसे उत्तर से ये आपको समझा रहे हैं। असम में आबादी जो है 3.6 करोड़, वोटरों का हिस्सा 2.4 करोड़, वोटिंग परसेंटेज 65। उड़ीसा में 4.7 करोड़ आबादी, वोटरों का हिस्सा 3.3 करोड़ और वोटिंग परसेंटेज है 68.4। पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग हैं, वोटरों का जो हिस्सा है वो 7.6 करोड़ है और वोटिंग परसेंटेज है 71.7%। इसके साथ ही केरल में अब दक्षिण के राज्यों का जिक्र करते हुए केरल में 3.6 करोड़ आबादी, वोटरों का हिस्सा 2.7 करोड़, वोटिंग परसेंटेज 75.6। आंध्र प्रदेश में 5.3 करोड़ की आबादी है, 4.1 करोड़ वोटरों का हिस्सा है, 76.5% वोटिंग परसेंटेज। कर्नाटक में 6.8 करोड़ की आबादी, 5.4 करोड़ वोटरों का हिस्सा और लेकिन वोटिंग परसेंटेज है 79%। तमिलनाडु में 7.7 करोड़ की आबादी, वोटरों का जो हिस्सा है वो है 6.2 करोड़ लेकिन वोटिंग परसेंटेज 80.4%। तेलंगाना में 3.8 करोड़, वोटरों का हिस्सा 3.3 करोड़, वोटिंग परसेंटेज 86.3%। तो ये राज्यों की आबादी, वोटरों का हिस्सा और वोटिंग परसेंटेज। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ये कितना बदल जाता है और कैसे बदलता है, ये फिगर्स क्या कहते हैं, ये तस्वीरें और जो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज, आबादी और वोटरों का हिस्सा। देखिए, दक्षिण के राज्यों में आबादी तो कम है, वहाँ अधिक उम्र के लोग भी ज़्यादा हैं और इसलिए वहाँ आबादी में वोटरों का हिस्सा भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही जो डिफरेंस है, यही जो अंतर है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में है। और कहीं ना कहीं दक्षिण भारत जो है वो सरकार के बनने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का जो ये डिफरेंस उत्तर भारत और दक्षिण भारत में है, ये सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देता है रिजल्ट्स के लिए, यानी चुनावी परिणाम में। और इसलिए ये डिफरेंस समझना आपको ज़रूरी है। लेकिन आखिर इस अंतर की बड़ी वजह क्या है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल भारत की जो जनसंख्या है वो 29 साल की उम्र के आसपास के लोगों की ज़्यादा है, लेकिन राज्यों के स्तर पर मीडियन एज में काफ़ी फर्क है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में आबादी अधिक है, इसमें 21 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या भी कम है। अब दक्षिण के राज्यों में आबादी तो कम है, लेकिन वहाँ अधिक उम्र के लोग भी ज़्यादा हैं और इसलिए वहाँ आबादी में वोटरों का हिस्सा भी ज़्यादा हो जाता है। तो लमसम अगर बात करें तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और जब भी बात वोटिंग की आती है तो माइंडसेट का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइंडसेट के हिसाब से भी लोग वोटिंग करते हैं, हमने देखा है। साक्षरता के आधार पर भी वोटिंग होती है। हालांकि सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाता है वोटिंग को लेकर, और वोट देने भी चाहिए, क्योंकि मतदान का अधिकार आपका होता है और लोकतंत्र का इसे महापर्व कहा जाता है। इसलिए भारत 24 आपसे अपील करता है कि जब आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तारीख हो, जब आपके फेज में वोटिंग हो रही हो, तो आप अपने घर से बाहर निकलें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अंतर कैसे घटे और ये अंतर क्यों है, ये हम समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर प्योर पॉलिटिक्स में करेंगे, क्योंकि ये अंतर कुछ ऐसे सामने आता है जो सरकार के बनाने की स्थिति में और सरकार के बनने की स्थिति में इसका योगदान बहुत बड़ा होता है। मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, ये पूरा आंकड़ा हमने अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाया है, दक्षिण वर्सेस जो उत्तर भारत है, उसमें इन आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मेन वजह नज़र आती है वो उम्र की भी नज़र आती है, कि दक्षिण में जो है ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उत्तर भारत में हमने देखा है जो आबादी की परसेंटेज उसमें वोट नहीं देने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस अंतर को कम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उम्र से तो ये अंतर कम नहीं होगा, लेकिन जागरूकता से ये अंतर कम ज़रूर हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमेशा आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन रहा है, वो कोशिश करता रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए कि वोट देना एक आपका अधिकार भी है और धर्म भी है। और यही वजह रही है कि आप दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो एजुकेशन का लेवल जो है वो केरल में देखा जाए तो 100% की लिटरेसी रेट है। कर्नाटका, तमिलनाडु में भी हालात कमोवेश वही हैं। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी निश्चित रूप से रहा है। यही वजह रही है कि केरल में देखें तो परसेंटेज लगभग 75 के पास है, 76 के आसपास जो आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु और कर्नाटका की देखें तो वो लगभग 79 और 80% के पास पहुंचता है। साफ बताने के लिए है कि शिक्षा के साथ साथ वोटर टर्नआउट का भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। एज फैक्टर निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण कि उत्तर के मुकाबले दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो वोटर ज्यादा है। उत्तर भारत में परसेंटेज कम है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, यूपी की बात हो, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरे उत्तर भारत के बेल्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि लगभग 59-60% से लेकर के ज्यादा प्रतिशत पहुंचता है, वो लगभग 74% के आसपास पहुंचता है। और वो भी पंजाब के जो बेल्ट हैं उससे आसपास पहुंचता है। तो जहां पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर रही है वहां पर वोटर टर्न आउट भी बेहतर देखने को मिले हैं। और इसके अलावा उनमें जागरूकता होने के कारण वो पार्टियों को चिन्हित करके अपना वोट देते रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो बिहार में जहां की जनसंख्या अच्छी खासी है, यूपी में अच्छी खासी है, लेकिन अगर उनके शिक्षा व्यवस्था को देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कमी नजर आती है। और इसका वजह एक शिक्षा कह सकते हैं, एज फैक्टर कह सकते हैं, और जागरूकता की कमी जो हमेशा रही है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है अक्षय, बने रहिएगा। हमारी सहयोगी अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, ये जो डिफरेंस है, ये जो पूरा परसेंट है जो हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया, और जैसा कि मैंने कहा कि जागरूकता के साथ साथ जो उम्र का फ़र्क है वो भी एक बहुत अहम फैक्टर यहाँ पर है। और जाहिर है उम्र का जो फैक्टर है उसको तो तेज़ी से कम नहीं किया जा सकता, ये समय के साथ ही होगा। लेकिन जागरूकता जो है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है दक्षिण और उत्तर भारत में। और कहीं ना कहीं दक्षिण जो है वो सरकार बनाने में एक अहम योगदान दक्षिण के वोटर्स का होता है। और यही वजह है कि हमने बीजेपी को जो देखा है, आमतौर पर बीजेपी हमेशा अगर पीछे रही है सीटों के मामले में तो वो दक्षिण से रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा आपने कहा, उम्र का तो फर्क हमने देखा ही कि वहाँ पर ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, इसलिए वोटर ज़्यादा है। जनसंख्या भले ही वहाँ कम है, जनसंख्या उस तरह से अगर उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें तो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, लेकिन फिर उम्र की बात नहीं। लेकिन क्योंकि मैं उत्तर भारत भी पूरा घूम कर आई और मैं दक्षिण भारत भी घूम कर आई, तो दक्षिण भारत में शुरुआत से जो वोटिंग को लेकर जो जागरूकता है, जैसा अभी अक्षर से बात हो रही थी, लिटरेसी की बात हो रही थी कि लिटरेसी रेट यहाँ पर ज़्यादा है। और देखिए, दो तरह के लोग हैं जो वोट करते हैं। एक तो बिल्कुल ही ऐसे लोग जो गरीब तबके वाले उसमें आते हैं, वो लोग वोट करते हैं। दूसरा वो आबादी है जो लिटरेट है, वो चाहती है जैसे ही वो वोट करने लायक होती है वो वोट करते हैं। तो दक्षिण भारत में आपने देखा कि अवेयरनेस ज़्यादा है दक्षिण भारत में। और सबसे बड़ी बात है, जिन मुद्दों पर वोट किया जाता है उत्तर में, उन मुद्दों पर दक्षिण में वोट नहीं किया जाता। लेकिन आपको क्या लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस एनालिसिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं शिखा, वो एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति है उसमें भी इसमें चर्चा की गई है। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग हो रही थी कि कहाँ से हमें ये 400 पार का आंकड़ा पूरा करना है, और जब हम मिशन दक्षिण की बात करते हैं, तो ये तमाम मुद्दों में ये एक बहुत अहम मुद्दा था, ये चर्चा की गई कि वहाँ पर वोटर टर्नआउट ज़्यादा है। आपने कभी देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस 70 साल राज किया, जिसमें 35 साल अगर जिक्र करें आधा, तो वो दक्षिण से राज किया, एक बार उत्तर से, एक बार दक्षिण से, एक बार उत्तर से, एक बार दक्षिण से। वजह यही थी कि वहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। वो तमाम मुद्दों को, जैसे चुनाव में हम अक्सर कहते हैं कि मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को देखकर, सोचकर, समझकर, आपने देखा होगा कर्नाटक में जिस तरीके से सरकार बदली, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वो मुद्दे, वहाँ के लोगों ने मुद्दे समझे, उनकी ज़रूरत समझी। ठीक वैसे ही जब देश के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ में जागरूकता ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी वजह आबादी से ज़्यादा वहाँ का उम्र
जिस हिसाब से वहाँ की अगर युवा को देखा जाए तो 29 साल अगर एवरेज समझा जाए, और अगर उत्तर भारत देखा जाए तो 21 साल। तो इसीलिए कहते हैं कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा है, वहाँ बुजुर्ग बड़े ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वोटर टर्नआउट बेहतर होता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस इलेक्शन स्ट्रैटेजी में जो सबसे अहम मुद्दा है वो है दक्षिण मिशन। पहली बात, क्योंकि वहाँ पर वोटर जिस मुद्दे पर आज हम जिक्र कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बड़े आंकड़े छू सकेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमी की भी, फिनेंसेस की भी, अगर भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाना है, अगर नरेंद्र मोदी के 2047 तक के उस विजन को पूरा करना है, तरीके का आईटी, जिस तरीके के वहाँ पर निवेश है, देश भर से दुनिया भर से जो निवेश आ रहा है उसका 35% निवेश पूरे दुनिया का दक्षिण में आता है। और इसी तरीके से वहाँ पे आईटी हब खुल रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर जब तक कि वो पूरी अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था में सदर्न इंडिया नहीं इन्वॉल्व होगा तब तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात सोचना मुश्किल होगा, और तब तक हम 2047 तक विकसित भारत की उस श्रेणी में भी घुसने में हमको दिक्कत होगी। लेकिन ये होगा कब? जब दक्षिण भारत के वोटर्स नरेंद्र मोदी सरकार को वोट करें या जिसको भी सरकार में लेकर आए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि क्यों दक्षिण एक मिशन है, अच्छा देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मैच करती है। पहला, किस तरीके से राम मंदिर के साथ पिरो दिया गया है, और फिर और इस सबके पीछे वजह यह है कि वोटर टर्नआउट ज्यादा है। उसकी वजह आपने अभी आंकड़ों में दिखाई, उसकी वजह आपने जब शो शुरू किया तो शिक्का बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और वजह यही है कि वो सारी वजह कि 400 का पार आंकड़ा करना है, 370 करना है, हमको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, और ये सारी वजह तब आती है कि जहां पर आबादी भले ही कम है लेकिन वोटर टर्नआउट ज्यादा है। और यही वो वजह है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए मिशन साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हाल ही में देखा कि कैसे ओवैसी के सामने जो महिला उतरी हैं चुनाव में, और उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया, एक एक सीट, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे फिर वो केरला की हो, जैसे आपने देखा स्मृति ईरानी कैसे एकदम अपने जो असली सुर्ख मिजाज में वायनाड पहुंची थी। इसी तरह दक्षिण की हवाओं को घुमाना, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिसी छोड़कर एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्रिश्चियंस के साथ साथ, क्योंकि ये जो केरल में लेफ्ट का जो गढ़ है वो आज से नहीं है, केरल में लेफ्ट का गढ़ अंग्रेजों के समय से था, और अंग्रेजों के समय से ही आरएसएस वहाँ काम कर रहा है। तो जो ये आंकड़े हैं, मैथमेटिक्स है, ये शिखा बहुत लंबे समय से पहचान ली गई थी कि अगर दक्षिण में एक बार विजय रथ आगे बढ़ गया तो वहाँ पर वोटर टर्नआउट बेहतर होने की वजह से एक प्रॉब्लम के मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है कि दक्षिण में विजय रथ को आगे बढ़ाना है। और हमने जो आंकड़े देखे भी हैं आदित्य, हमने देखा है कि बीजेपी कैसे पूरा फोकस कर रही है कि साउथ के रण को साधा जा सके। कांग्रेस हमेशा विन विन सिचुएशन में लगभग साउथ में रही है, लेकिन इस समय कर्नाटक की स्थिति आपको कैसी लग रही है? क्योंकि कर्नाटक में अच्छा खासा जो सीट है वो बीजेपी के पास आ गया। यानी अब कहते हैं ना कि जब भी बीजेपी का जिक्र होता है तो नॉर्थ बेल्ट में बहुत ज़्यादा कुछ करने को बीजेपी के पास है नहीं, लेकिन साउथ अभी पूरा है, क्योंकि लगभग 131 सीटें लोकसभा की साउथ में पड़ती है। आपको पूरे साउथ में बीजेपी का जनाधार कैसा जाते हुए दिख रहा है? देखिए, अगर बहुत बेबाक तरीके से, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से भारत 24 ने दक्षिण भारत का पूरा दौरा किया, तो मैं आपको साउथ और जिसमें भी आपने कर्नाटक का जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदें हैं, और ये बात हम बार बार कह रहे हैं और अब एक बार फिर कह रहे हैं क्योंकि चुनाव में ये कहना जरूरी है। देखिए, अगर बिल्कुल आप एक लाइन में व्हाइट और ब्लैक समझना चाहते हैं तो वो ये है कि जो अर्बन इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। हम कर्नाटक से शुरू कर रहे हैं। जो अर्बन इलाका है वह भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। अर्बन के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अर्बन के लोग ये कहते हैं कि जो 1.5 साल की सरकार रही है कर्नाटक की, उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए हैं जो फ्रीबीज मुफ्त की बातें कर रहे थे। वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो गांव हो। लेकिन अगर आप गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि वहाँ पर गांव में अभी भी कांग्रेस बसता है। वहाँ के गांव के लोग अभी भी कांग्रेस राजीव गांधी को याद करते हैं। वहाँ के गांव के लोग राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन अर्बन जहां पर आबादी ज्यादा होती है, अर्बन के लोगों को अभी कांग्रेस पे, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इलाके में भी जब हम गए तो वहां पे विकास की कमी, डेवलपमेंट की कमी पर सवाल उठाया गया।
अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, उसके साथ तेलंगाना, आंध्रा। देखिए आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन हम जिन इलाकों में गए, आंध्रा में जिस तरह का वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह की उनकी पॉलिसी रही है डेवलपमेंट की, उससे किसी को गिला नहीं है, किसी को कोई शिकवा नहीं है। वहाँ पे सब खुश हैं किसी भी तरीके से कि कैसे आंध्रा में विकास हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टीडीपी के साथ अलायंस से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। वहाँ की जनता टीडीपी को उतना पाक साफ या ईमानदार नहीं मानती जितना वाईएसआर को मानती है, और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है, लेकिन टीडीपी से खुश नहीं है। लेकिन अगर पुराने हिसाब से कहें तो आंध्रा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का पहले से है। तेलंगाना में भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन तेलंगाना के लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखते हैं। अब आती है तमिलनाडु और केरल की बात। देखिए तमिलनाडु में 1 सीट और केरल में 1 सीट पर उम्मीद लगाई जा रही है। अगर मैं वहाँ के त्रिवेंद्रम के बीजेपी के दफ्तर में गई, कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, ज़मीनी लोगों से बात की, तो ये माना गया कि टक्कर जो अर्बन इलाका है वहाँ पे त्रिवेंद्रम में के आसपास के इलाके में त्रिवेंद्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी दी है। लेकिन सवाल ये है कि घर घर में नरेंद्र मोदी का नाम तो शुरू हो गया है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि वो वोटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वोट तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के मुद्दे हैं भाषा, वहाँ का मुद्दे है लोकल इश्यूज, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज भी ऐसे देखा जाता है जैसे वो हिंदी पट्टी की पार्टी है। तो केरल में थोड़ा चैलेंज है, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से जब स्मृति ईरानी गई और जो रोड शो में जो भीड़ आई, तो कहीं ना कहीं चीजें बदलती नजर आ रही हैं। तो एक बात बॉटम लाइन साफ है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का पहले जितना और उससे अच्छा स्कोप है, और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी का बोलबाला तो है, लेकिन वो वोटर में इतने अच्छे से कन्वर्ट हो पाएगा, ये अभी आगे के नतीजे बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत पे कमी नहीं छोड़ी, लेकिन संगठन वहां पर खड़ा हो उसके लिए अभी और मेहनत करनी बाकी है।